हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा है डे 8। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द न्यू हाइड्रोकार्बन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। अब आपको ये पॉलिसी जो है उसके एक्रोनियम है HELP। इससे पहले जो था दैट वाज NELP। उसको भी हम लोग कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने मतलब क्या चेंजेस जो है वो इसमें आए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक पर नई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति आधारित है? प्रॉफिट शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग, कोस्ट प्लस या नन ऑफ द अबव। अब देखो, जो नई पॉलिसी आई ना हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसका जो मॉडल था प्रॉफिट शेयर करने का दैट वाज ऑन द रेवेन्यू बेसिस। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इसमें अडॉप्ट किया गया। इस बेसिस पे पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल जो है वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में यूज हुआ। ये पॉलिसी जो है ना ये मार्च 2016 में लागू हुई थी। तो अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो ना तो आपको इस पॉलिसी के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऑयल फ्यूल पेट्रोलियम से रिलेटेड पॉलिसी है। पेट्रोलियम पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो हेल्प से क्वेश्चन जो है यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी से जरूर पूछा जाता है। सो अब ये देखो, सबसे पहले पढ़ने वाली जरूरत क्या है कि जो हमारा हेल्प से पहले का मॉडल था ना उसमें ये था कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कवर अप किया जाता था, लाइक ऑयल एंड गैस, कोल, वेट, मीथेन, और इसको कवर किया जाता था हेल्प से पहले। मतलब ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी से पहले का जो सिनेरियो है उसमें कन्वेंशनल सोर्सेज को कवर किया जाता था। अलग से लाइसेंस रिक्वायर्ड था उस चीज के लिए। मतलब अगर आप कोई भी रिसोर्स में डील कर रहे हो तो सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल जो था वो प्रोडक्शन बेस्ड पे था, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट में से शेयर गवर्नमेंट को भी जाता था। एक्सप्लोरेशन जो है वो सिर्फ मतलब इट वाज रिस्ट्रिक्टेड किस बेसिस पे? सिर्फ उन्हीं ब्लॉक्स पे जो बिडिंग के लिए था। गवर्नमेंट के लिए जो ब्लॉक्स बिडिंग के लिए अवेलेबल थे ना वहां तक रिस्ट्रिक्टेड थी जितनी भी एक्सप्लोरेशन थी। क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे दैट वाज ऑन द इंपोर्ट पैरिटी कि कितने हम बाहर से भी मंगवाते हैं, और गैस प्राइस फिक्स किए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से। 12.5% ऑन शोर एरियाज और 10% ऑफ शोर एरियाज और 10% कोल बेड मीथेन की रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी के चार्जेस इसके हिसाब से थे। बट जब हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आ गई ना तो उसमें कन्वेंशनल सोर्सेज को भी इन्होंने कवर किया, अनकन्वेंशनल यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी इन्होंने कवर किया। और डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए आपको अलग अलग लाइसेंसिंग पॉलिसी अब नहीं चाहिए, सिंगल लाइसेंस पॉलिसी चल पड़ती है फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, इसी पे क्वेश्चन बेस कवर किया है हमने इसमें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो ना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लो, क्योंकि हम डेली रात को 10 बजे जो है वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो हेल्प में जो नया मॉडल आया दैट इज रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। अब जितनी बिडर्स के द्वारा बिड सबमिट की जाएगी उसी के बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा। ओपन एक्रीज पॉलिसी है व्हिच मींस कंपनीज कैन अप्लाई टू एक्सप्लोर एनी ब्लॉक व्हिच इज नॉट अंडर द एक्सप्लोरेशन एंड एक कंपनीज हैव द फ्रीडम टू सेल द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल के प्राइस इंपोर्ट पैरिटी पे देखे जाएंगे या गैस प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी। यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बिना मार्केट प्राइसेस के हिसाब से होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेल्प की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑयल या गैस प्राइसिंग जो है दैट इज आउट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। एंड रॉयल्टी इस तरह से करेगी ये डिसाइड कि डीप वाटर जो है दैट इज 5%, अल्ट्रा डीप वाटर 2% एंड व्हिच आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर, और रिडक्शन इन शैलो वाटर्स इज फ्रॉम 10 to 7.5%। मतलब अभी 7.5% चल रही है, पहले 10% थी, उससे कम कर दी गई है। सो आपको याद रखना है कि हेल्प का फुल फॉर्म क्या है। आपको ये भी याद रखना है कब आई थी, मार्च 2016 में। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। इसमें पुराने से अलग सिस्टम ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। प्राइसेस जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिस्कस किए जाते हैं, प्लस कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों एनर्जी सोर्सेज यूज होते हैं, कवर किए जाते हैं इसमें। Next question we are having, which of the following needs to be promoted by the government to recognize the full potential of demographic dividend? अगर हम demographic dividend की बात करें ना तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आया कहां से, देन हम लोग बात करेंगे। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड के दो नाम है, एक इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक गिफ्ट, दूसरा इसको बोला जाता है बोनस। जिसका मतलब क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जो लगातार बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है। अब जैसे आपको पता है पहले होती थी जॉइंट फैमिलीज, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मतलब 1 और 2 चाइल्ड प्रेफर किए जाते हैं, इधर 1 चाइल्ड और इधर 2 चाइल्ड। तो बर्थ रेट उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब बर्थ रेट फर्टिलिटी डिक्लाइन की वजह से भी कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी कम है, या डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब ये है जो लोग 15 साल की उम्र से कम है और जो लोग 65 इयर्स की एज से ज्यादा हैं, ये लोग जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं किन लोगों के ऊपर, जो 15 टू 65 इयर्स की एज में, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्टिव एज ग्रुप। 15 टू 65 का एज ग्रुप माना जाता है प्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो चाइल्ड होते हैं और जो ओल्ड एज होते हैं, तो दैट इज डिपेंडेंसी रेशो। प्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर कोई पूछ ले तो दैट इज 15 टू 65 इयर्स। तो फिर क्या होता है कि यू आर हैविंग लेस माउथ टू फीड, मतलब कहने का मतलब है आप पे कम डिपेंडेंट लोग हैं जिनको आपने फीड करना है, और प्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है, विच मीन्स हमारे पास लेबर ज्यादा है। तो 59 टू 49, 15 टू 49 माना जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे पास। तो अगर हमारी वर्कफोर्स स्किल्ड होगी तो दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अ काइंड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। कहने का मतलब ये कि कौन डिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट नहीं है, जिसमें कहने का मतलब ये कि वर्कफोर्स के पास अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट कम होंगे, कम लोग होंगे अगर जिनको उन्होंने फीड करना है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा ज्यादा रिटेन रहेगा, सेव ज्यादा करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब अगर एक ब्रेड अर्नर हो ना, अगर एक ब्रेड अर्नर हो, एक पर्सन अर्न कर रहा हो, तो एक पर्सन अगर अर्न कर रहा हो और उसने 10 लोगों को आगे पालना है तो ऑब्वियस अब कुछ सेव या इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर एक पर्सन 2 पर्सन अब आज के टाइम पे कमा रहे हैं, बच्चा 1 या 2 है ना, तो फिर उन्होंने स्पेंड करना सिर्फ 1 या 2 पर्सन के ऊपर, तो बाकी जो उनका पैसा बनेगा विच कैन बी सेव, विच कैन बी इन्वेस्टेड एंड विच कैन लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या होगा कि ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। Right answer is option number B. Next question is which body recommends the minimum support prices, CACP? सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं ना, मतलब 1st to 7 डेज अटेंड करे हैं, उनको पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है एमएसपी का जो मॉडल है उसको कौन रेकमेंड करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। फुल फॉर्म पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1965 जनवरी में इसको सेटअप किया गया था। किसने बोला था? गवर्नमेंट ने ही कहा था। एंड सिंस मार्च 1985 कमीशन का नाम तब तक, मतलब 1965 में ये एस्टैब्लिश कर दी गई थी, 1985 तक इसका नाम था कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। एंड देन 1985 के बाद से इसका प्राइसेस जो है दैट इज एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। पहले इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। 1965 टू 1985 तक इसका जो नाम चला दैट वाज एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। एंड उसके बाद में 1985 के बाद इसका नाम जो है वो हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो एमएसपी मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कौन रिकमेंड करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ब्लैक फाइनेंस कमीशन हैज यूज्ड द फॉरेस्ट कवर एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। कौन से वित्त आयोग के द्वारा भारत में संसाधनों के क्षैतिज वितरण के लिए एक मानदंड के रूप में वन पुनर्प्राप्ति का उपयोग किया गया था? तो 14th फाइनेंस कमीशन जो है वो इसका राइट आंसर है। 14th फाइनेंस कमीशन उसके लिए यूज किया गया था। 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट रिकवर इनका मेन मुद्दा था। Which of the following is not a part of the India's national debt? अगर हम नेशनल डेट की बात करें तो इनमें से कौन सी चीज जो है that is not a part of the national debt? Provident fund is a part, local term government bonds is a part, national savings certificate is a part, so none of these is the right answer. एक बार इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डेट से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, चाहे CHSL का पेपर हो, CGL का पेपर हो, UPSC का पेपर हो, NDA का पेपर हो, CDS का पेपर हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी दे रहे हो ना तो भी आपको इकोनॉमी के सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पब्लिक डेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट डेट की बात करें, सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार का रहता है, स्टेट गवर्नमेंट में इंटरनल डेट रहता है जो बाकी इंस्टीट्यूशन से बाकी इंटरस्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोन लिया या प्रोविडेंट फंड का। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो इंटरनल डेट है ना दैट इज मार्केट लोन्स,
special bearer bonds, treasury bills, special floating and other loans, special securities issued to RBI, small saving provident fund and reserve funds and deposits. यहाँ इनके जो NSC सर्टिफिकेट्स बनते हैं. अदर लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल डेट में आता है IMF से लेना, IBRD यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस या अदर नेशनल अथॉरिटीज या अदर नेशन से लेना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट. प्लीज नोट दिस, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 सेंसस द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन दैट वाज उत्तर प्रदेश. लीस्ट पॉपुलेटेड थी हमारी सिक्किम, लीस्ट पॉपुलेशन यूटी थी लक्षद्वीप और हाईएस्ट पॉपुलेटेड थी दिल्ली. अब 2021 में जो प्रपोज किया गया था ना, जो कोविड की वजह से हो नहीं पाया, उसमें ये था कि 16 लैंग्वेजेस यूज करेंगे हम लोग, 16 लैंग्वेजेस में हम लोग सेंसस करेंगे. Which one of the following is not a part of the public expenditure? जिन स्टूडेंट्स ने बजट पढ़ रखा है ना, बजट क्या होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जिसमें दो तरह के खर्च होते हैं. फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता देती हूँ. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स और लायबिलिटीज पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना होना, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो ना, तो यानी खर्चा करना, अगर आप खर्च करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप एसेट्स खरीदो, दैट इज इंक्रीज इन एसेट्स. ठीक है, आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं ना. व्हाट इज एसेट? मैं बताती हूँ. नेशन के लिए डैम्स कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, जिसमें रोड्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आती है, कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, दैट इज एसेट. अगर हमारे इंडिया ने रशिया से एम्यूनिशंस परचेज किए हैं, दैट इज आल्सो एन एसेट. एसेट खरीदा है, ठीक है, दैट इज एसेट. आप खर्च करोगे तो आपके पास एसेट्स आएंगे. और लायबिलिटीज डिक्लाइन होती है. किस तरह से? अगर हमने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जितना भी लोन लिया है, अगर हम उसको रीपे कर रहे हैं तो हमारा कर्ज कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है. लायबिलिटी मींस कर्ज, तो हमारा खर्चा, दैट इज आल्सो खर्चा. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो उसमें रेवेन्यू भी आता है, कैपिटल भी आता है. तो एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट्स या लायबिलिटीज पे नहीं असर पड़ता, दैट इज रेवेन्यू. और कैपिटल जिसपे एसेट्स या लायबिलिटीज पे असर रहता है, दैट इज कैपिटल. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज, जिनमें हम लोग जो नॉर्मल रेगुलर खर्चा रहता है, दैट इज रेवेन्यू. कैपिटल में क्या है? रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, लैंड एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, पेमेंट ऑफ लोन्स, तो ये सारा है. अब हमें क्वेश्चन हमने पूछा है, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पहला है expenditure categorized as consumption and expenditures running the government. यहाँ पे ऑप्शन आएगा both 1 and 2. So only one, not a part of the public expenditure. अगर आप consumption कर रहे हो, that is not a part of the public expenditure. And expenditures in running the government, that is also not a part of the public expenditure. Public development is either developmental expenditure, either non-developmental expenditure. ठीक है? Choose the correct statements regarding census to 2011. It is the 15th census. And it is the 12th, it is the 15th, it is the 12th after independence, 7th after independence, 5th या 6th after independence. हमारे इंडिया का ये 15th था और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 7th था. ये ऑप्शन राइट आंसर है. Census 15th Indian National Census was conducted in 2 phases, house listing and population enumeration. दोनों phases याद कर लो. सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें, पहला नॉन सिंक्रोनस, मतलब नॉन सिंक्रोनस सेंसस किया गया था 1865 से 1872 तक चला था, 7 इयर्स तक. ठीक है, उसके बाद में 1881 में सिंक्रोनस सेंसस था. इंडिया 1947 में आजाद हुआ, 1951 से 2011 तक हमारा ये था 7वां सेंसस. ठीक है, इसके लिए जो एक्ट है दैट इज 1948 एंड सेंसस रूल्स. हमारा जो 2021 में होना था 8th वाला, वो नहीं हो पाया. As per the State Bank of India Bill 2010, the share of state government in India was reduced. तो state government of India है ना, जो इनकी टैगलाइन पूछी जा सकती है. टैगलाइन है the banker to every Indian. The banker to every Indian. मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है. इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको भी वो भी कवर करवाती हूँ. ये ना 55% स्टेट था, 55% से कम करके 51% कर दिया गया था. एक बार क्वेश्चन हमने इस तरह का डीप पिछले लेक्चर में भी किया है, वेयर इट वाज रिटन. क्वेश्चन जो था वो थोड़ा वर्डिंग अलग था, 55 to 51% था. यहाँ पे उन्होंने सीधा पूछा कि कहाँ पे आगे स्टैंड करा, दैट वाज ऑन टू 51%. अब देखो 2 June
1806 में डेट्स मेंशन कर लेना, बैंक ऑफ बंगाल बना। 15 अप्रैल 1840 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बैंक ऑफ बॉम्बे बना। 1 जुलाई 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, आप इसको याद कर सकते हो बीबीएम करके, और मद्रास, इन तीनों को कंबाइन करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। The three banks were established by the Royal Charters. Royal Charters ने इनको एस्टैब्लिश करा था। पेपर करेंसी 1861 तक इन तीनों बैंक्स के द्वारा इशू की जा सकती थी। ये तीन बैंक्स को प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था। 27 जन 1921 पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1955 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जुलाई 1 1995 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। 1 जुलाई 1955 में। 2007 में इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक हासिल किया एसबीआई में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि रॉयल चार्टर्स के अंदर तीन बैंक बने थे बीबीएम, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। बंगाल का सबसे पहले बना 1806, बॉम्बे का उसके बाद बना 1840, मद्रास का उसके बाद बना 1843 में। तीनों बैंक्स को प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया इन्होंने 21 में। 1955 में एसबीआई एक्ट पास हुआ तो इन्होंने 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक कर दिया एसबीआई। एसबीआई में पहले स्टेक था आरबीआई का 55%, अब हो गया 51% 2010 के एक्ट के बाद। नाउ दिस इज मांगला, भाग्यम एंड ऐश्वर्य। राजस्थान में ऑयल फील्ड्स जो डिस्कवर करे गए ना, ये उनसे रिलेटेड है। These are the names given by ISRO to those places on moon where Chandrayaan performed as its main test. No, these are the main oil reserves. Yes, Himalayan glaciers which are getting reduced. No, Indian expeditions of Antarctica. No. थोड़ा विजुअल्स मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि ये विजुअल से याद रहता है। लुक एट दिस डिस्कवरीज इन ब्लॉक राजस्थान, भाग्यम, मांगला, ऐश्वर्य। ठीक है, ये ऑयल फील्ड्स हैं जो ब्लैक में दिखाए गए हैं। येलो येलो पोर्शन जितना भी है ना, ये सारी ऑयल डिस्कवरी करी गई है राजस्थान ब्लॉक में। तो वहां पे नाम दिया गया है और भाग्यम, मांगला एंड ऐश्वर्य। याद करना ना, एमबीए करके याद कर लेना, मांगला, भाग्य एंड ऐश्वर्य। हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया? सबसे पहले मनी मेजर्स याद करो, M1, M2, M3, M4, क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई इसको गवर्न करता है। M1 is currency, demand deposits, other deposits of RBI. M2 means M1 plus saving deposits. M3 means M1 plus time deposits, and M4 means M3 plus total deposits including post office. आप ये चार्ट बना लो, कॉपी पे इसको याद कर लो, पेपर में पूछा जाता है which is not included in M1 या which constitutes M1. ठीक है, अब आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है बिकॉज इट इज द हेड ऑफ कमर्शियल बैंक्स। वैसे तो एपेक्स बैंक है ही है, हेड ऑफ कमर्शियल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में ये बना था। इसका इंडियन एक्ट है 1934। मॉनेटरी पॉलिसी को यही कंट्रोल करता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर आती है? आरबीआई बनाता जी। किसकी रिकमेंडेशंस थी? हिल्टन यंग कमीशन की। कब रिकमेंड करा उन्होंने? 1926 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी रिकमेंडेशन थी? हिल्टन यंग की। कब रिकमेंड करा था? 1926 में। 1 जुलाई 1949 को नेशनलाइज किया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, जब आरबीआई एक्चुअल में बना था ना, उस टाइम पे ये प्राइवेट एंटिटी था। इट वाज नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, नेशनलाइज नहीं हुआ था। पहले ये प्राइवेट था, देन इसको गवर्नमेंट के अंडर लिया गया, देन इसको 1 जनवरी 1949 में इन्होंने वो किया, नेशनलाइज करा। पहले इसके गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये इंडियन गवर्नर नहीं है। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और पहली लेडी डेप्टी गवर्नर बनी है, दैट इज केजे ओलेश। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और जिनको वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है इन द टर्म्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, दैट इज मनमोहन सिंह, जिनके टाइम पे 1991 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और एलपीजी लॉन्च हुआ था। Which of these is not related to भारत निर्माण? भारत निर्माण प्रोग्राम के बारे में सुना ना, रूरल हाउसिंग आता है, 120 इंडस्ट्रीज आती है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आता है, या रूरल टेलीफोनी आता है। 16 दिसंबर 2005 में बना है भारत निर्माण। इसमें कौन सा एरिया कवर नहीं किया जाता? दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें कवर नहीं किया जाता, क्योंकि भारत निर्माण योजना जो बनाई गई है ना, दैट इज अ पॉलिसी। ये पॉलिसी इसलिए है कि हम लोग अपने अर्बन रूरल दोनों सेक्टर्स को एनहांस करेंगे, डेवलप करेंगे। 16 दिसंबर 2005 को लॉन्च हुई है। इरिगेशन इज इंक्लूडेड इन दिस, रोड्स इज इंक्लूडेड इन दिस, हाउसिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, वाटर सप्लाई इज इंक्लूडेड इन दिस, इलेक्ट्रिफिकेशन इज इंक्लूडेड इन दिस। याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर ये आया है कि कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो फिर ये भी आ सकता है कि कौन सा इंक्लूड होता है, एंड रूरल कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट।
ठीक है। सो इरिगेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट, roads is a part of that, housing, water supply, electrification and rural communication. Next is for the computation of child sex ratio, what is the compatible age? तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया है, क्या कंपैटिबल एज है मैंने बताया भी था कि उसमें पूछा जा सकता है 0 to 6 years। उसमें हमने ये किया था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी है। तो ध्यान से देखो, सेक्स रेशियो एट बर्थ को क्या माना जाता है कि कितनी लड़कियां, नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न फॉर एवरी 1000 बॉयज बोर्न, 1000 लड़के पैदा होने के पीछे कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं उसको माना जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, और 2011 में 1943 थी। ठीक है। Which of these incidents is relatable with the demographic dividend, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है डेमोग्राफिक डिविडेंड। और क्या कौन से इंसिडेंट्स रिलेटेबल हैं अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो शार्प डिक्लाइन इन टोटल पॉपुलेशन, बर्थ रेट की कम की बात होती है, ये बातें होती है। डिक्लाइन इन फाइंड मॉर्टेलिटी रेशियो नो, इंक्रीज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो नो, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग, यस दैट इज नॉन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब हम लोग ये स्टडी करते हैं डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट। Where is the largest share of total food grain produced in the country? That is definitely in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे है जी? उत्तर प्रदेश। What is JAM stand for? ये देखो, ये डायग्राम देखना, ये क्या है? जनधन योजना, that is J, मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर, A for आधार। तो JAM is जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर्स। तो C मुझे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है ना, क्योंकि JAM ट्रिनिटी में तीनों चीजें आ गई। This is not जनधन अकाउंट मनी, this is not जन आवास मनी, this is not ज्योति आधार एंड मोबाइल, दिस इज जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर्स। नेक्स्ट इज फाइंड द ओड वन आउट, नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अच्छा, मूडी की अगर बात करें तो मूडी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पता ना आपको, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स है। इसके फाउंडर ईयर है 1909। स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P आपको सुनने को मिलेगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है दैट इज आल्सो इन न्यूयॉर्क यूएसए। ये बनाया गया था 1860 में, थोड़ी पुरानी है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम था हेनरी गार्नम। फिच भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे इंडिया में है ना सिबिल, क्रिसिल, इक्रा। फिच भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 1913 में बनी थी। जॉन JOHN जॉन नोबल्स फिच ने बनाई हुई है, इसीलिए फिच नाम है उसका। और न्यूयॉर्क लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये तीनों तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बस जो नैस्डैक है ना दैट इज अ स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। यूएसए का है ये भी न्यूयॉर्क यूएसए का है। 8 Feb 1971 में बना। क्लियर? इन इंडिया व्हाट आर द एम फॉर टारगेटिंग द मनी पॉलिसी? मनी पॉलिसी का टारगेट क्या है? मनी सप्लाई को ग्रो करना या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना? तो मनी सप्लाई को बढ़ाते रहोगे, एक्सेस में भी कर दोगे ना तो भी महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन पब्लिश करता है, कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ एक और पॉलिसी होती है दैट इज फिस्कल पॉलिसी। हु मेड दैट? गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है फिस्कल पॉलिसी। तो हमें ये भी नहीं करना कि सिर्फ मनी सप्लाई को ग्रो करें, पर हमें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। All of the funds which belong to the government goes to the consolidated fund. Consolidated fund क्या है? तीनों funds हम पढ़ेंगे। All the revenues raised by the government, money borrowed and receipts from the loans given by the government flow into it. All government expenditure other than certain exceptional items made from the contingency and public accounts are made from this account. No money can be appropriated from the fund except in accordance with the law. In accordance to law, सारे पैसे consolidated fund में से आप appropriate कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स को छोड़ के जो कंटिजेंसी और पब्लिक फंड से आती हैं, बाकी सब कंसोलिडेटेड फंड से जाती हैं। अब तीनों फंड से एक बार देख लो। 3 अकाउंट्स है ना हमारे पास, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी, पब्लिक। कंसोलिडेटेड फंड में कैपिटल अकाउंट है, पब्लिक डेट है, रेवेन्यू अकाउंट है। पब्लिक डेट का पार्ट होती है बोरोइंग बाय गवर्नमेंट्स ने जितना भी बोरो करा है और उनकी रीपेमेंट्स इधर ही आती हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी लोन्स और एडवांसेस दिए हैं उनकी रिकवरीज इधर आती है। रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स आती हैं, वो टैक्सेशन भी है, नॉन टैक्सेशन भी है। ये भी पूछा जाता है, टैक्स रेवेन्यू वहाँ रिकॉर्ड होता है, कंसोलिडेटेड में रिकॉर्ड होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड में जाता है। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है? कंसोलिडेटेड का होता है। 3 अकाउंट कौन से बनते हैं? कैपिटल अकाउंट, पब्लिक डेट, रेवेन्यू। पब्लिक डेट में रेमिटेंसेस और डेट आता है जो कंसोलिडेटेड में नहीं होगा, वो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। एक्सेप्शनल आइटम्स गोज टू कंटिजेंसी इन पब्लिक अकाउंट। What is the referral period for neonatal mortality rate in India? इंडिया में neonatal mortality rate का referral period जो है वो कितना है?
राइट आंसर इज 28 डेज आफ्टर बर्थ। एक बार पढ़ लेते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा जा सकता है। 1000 के पीछे होता है, इनफैंट भी 1000 के पीछे होता है। दैट इज नंबर ऑफ इनफैंट दैट्स अंडर 20 डेज एज। 28 डेज इसका मेन मतलब आप ये कह लो कि मेन लिमिट है। नंबर ऑफ लाइफ बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी के साथ एक पोस्ट नियोनेटल भी पूछा जाता है, वो 28 डेज टू 365 डेज रहता है, ठीक है। 1000 बर्ड्स के पीछे है ये। फिर उसके बाद में नियोनेटल और पोस्टनेटल आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लो, उसमें क्विज़ेस शेयर किए जाते हैं। थैंक यू।